हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम बहुत ही अहम विषय पर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेह का दौरा किया है, जहां भारत और चीन की सेनाएं तकरीबन आमने सामने हैं। 20 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं और वहां अभी दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट की खबरें आ रही हैं। अभी तक भी डिसएंगेजमेंट कंफर्म नहीं हो रहा है चाइना की तरफ से। मुसलसल बातचीत भी चल रही है, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है कि उन्होंने अपनी फौजें जहां तक पहुंचाई थी उन्हें वापस लिया गया हो। हालांकि प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ना तो वो हमारी जमीन में आए हैं, ना ही हमारी कोई पोस्ट पर कब्जा किया है। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। मीडिया की खबरों में और प्राइम मिनिस्टर के बयान में कंट्राडिक्शन सा नजर आता है। इन हालात को समझने के लिए मेरे साथ आज दो मेहमान हैं। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि हम हालात को नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के लीडर, युवा नेता सलमान निजामी हैं, और वो जर्नलिस्ट भी हैं, विदेश के एक हफिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम भी लिखते हैं। इसके अलावा करगिल से सज्जाद हुसैन करगिली हैं, जो पत्रकार हैं एक लंबे वक्त से, और उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा है 2019 वाला। आप दोनों का वेलकम है। सलमान निजामी साहब, आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कितना यूजफुल था, कितना कारगर था? जो कुछ भी उन्होंने बोला वो क्या वाकई देश की ख्वाहिशात को, लोगों की उम्मीदों पर वो क्या खरे उतरे जो कुछ उन्होंने वहां बोला? देखिए, ये जो चाइनीज की तरफ से जो हमला है, उससे पहले भी ये कोई आज की बात नहीं है। ये 2 महीने पहले की बात है, जब चाइना की तरफ से कोशिश की अंदर घुसने की, जो क्लेम किया जा रहा था मीडिया के द्वारा कि चाइना जो है अंदर घुस चुका है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी 2 महीने के बाद आज ले गए, और वो भी तब जब हम पे हमला हुआ, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और कई जख्मी भी हुए, जो आपने अस्पताल में तस्वीरों में देखा। और प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट एक बात है कि उन्होंने पहले माना ही नहीं कि चाइना जो है हमारे टेरिटरी में घुसा है या हम उनकी टेरिटरी में घुसे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत मोजिज कुर्सी पे बैठे हैं, ओहदेदार हैं, और जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ना ही चाइना की तरफ से कोई अटैक हुआ, ना ही हम वहां गए। हालांकि हमने उस वक्त सवाल उठाए कि 20 सैनिक जो शहीद हुए, वो कहां शहीद हुए, वो कैसे हुए। और सबसे बड़ी बात जो हमने कल भी सवाल किया कि जो प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना का दावा करते थे कि मेरा जो सीना है वो 56 इंच का है और चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए, तो आज हमारे प्रधानमंत्री गलवान वैली और पेंगोंग जाने बजाय वो लेह से उनको 250 किलोमीटर दूर से लाल आंख दिखा रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि आप पिछले प्रधानमंत्रियों को देखिए, चाहे इंदिरा गांधी थी, वो गलवान वैली में तकरीर कर रही थी, खिताब किया, उन्होंने एड्रेस किया। तो डर किसका है? आपने पहले जिक्र किया कि उन्होंने ना ही चाइना का कहीं भी नाम नहीं लिया। चाइना ने हमला किया। चाइना क्लेम कर रहा है अभी भी कि हम पेंगोंग और गलवान जो है वो हमारा है। गलवान में उन्होंने स्पोक्स पर्सन हो मिनिस्ट्री और चाइना ने क्लियर कर दिया है कि गलवान हमारा है, ये हमारी टेरिटरी है। तो प्रधानमंत्री जी ले में बैठ के क्यों नहीं 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं चाइना को, क्यों नहीं लाल आंख दिखा रहे हैं चाइना को? और प्रधानमंत्री जी चाइना का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? और आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप पहले आपने बोला कि ऐसा कोई हमला ही नहीं हुआ, तो 20 सैनिक जो शहीद हुए उनके साथ आपने किया। भाजपा का एक भी नेता, कोई भी मंत्री अभी तक उन 20 सैनिकों के घर तक श्रद्धांजलि पेश करने के लिए नहीं गए। और इन्होंने चुनावी असेंबलियों में, चुनावी रैलियों में हमेशा फौज का इस्तेमाल किया। कल भी जो लेह में आपने देखा, चाइना का कहीं जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ फोटो वहां तस्वीरें खींची सैनिकों के साथ, और अस्पताल ऐसा दिखाया कि जिसमें ना वेंटिलेटर था, कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं था, और पहले कहा कि कोई हमारा जख्मी नहीं हुआ है, अब दिखा रहे हैं कि देखिए कितने हमारे जख्मी हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री हमारे देश की क्रेडिबिलिटी को किस तरीके से जलील कर रहे हैं पूरी दुनिया में, कि पहले आप खुद बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं, आज खुद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए आज मैं खड़ा हूं अपने सैनिकों के साथ जो इंजर्ड हैं। तो ये कौन सा आप इनसेंसिटिव है ये बिहेवियर इनका। और जिस वक्त अटैक हुआ, जिस वक्त चाइना बार बार हमें कह रहा था कि जो क्लेम आ रहा था, चाहे मीडिया का हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया का, हमने आपके साथ डिबेट भी किया, उसमें भी उस वक्त भी ये हमें मालूम है कि चाइना अंदर घुस चुका था, लेकिन उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर जो है बिहार की सभाओं को संबोधित करने में मसरूफ थे। और आज जो चाइना अंदर घुसा है उसको कैसे वापस ले जाएंगे। आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल और एप्लीकेशन बैन करने का ये बोल रहे हैं कि हमने चाइना को जो है लाल आंख दिखा दी। ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत दावे पे लगी हुई है। चाइना हर कोशिश कर रहा है कि हमारा करीबी मुल्क, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान ने भी पानी बंद कर दिया। नेपाल ने आपको जो है रेजोल्यूशन पेश कर दिया कि काला पानी में आपका कोई दावा नहीं है, वो हमारी टेरिटरी है। आज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ आपके रिलेशन नहीं है, कोई मुल्क आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा। किसी मुल्क ने कंडेम नहीं किया कि चाइना ने जो अटैक किया। एक भी मुल्क जो है, जो प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूमे, 1000 दौरे किए फॉरेन ट्रिप्स की, कोई भी मुल्क ने कंडेम नहीं किया कि जो चाइना ने लद्दाख में किया। क्या यह आपकी फॉरेन पॉलिसी है? आपने इस देश को, जिस देश ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उस देश का प्रधानमंत्री आज बोल रहा है कि चाइना का मुकाबला करने के लिए चाइना की एप्लीकेशन को आप बैन कर दो। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। आज दुनिया हम पे हंस रही है कि एक पावरफुल हिंदुस्तान, जिसका पड़ोसी एक छोटा सा मुल्क है, आज वो हमें धमका रहा है। नेपाल, आज भूटान हमारा पानी बंद कर रहा है। तो हम कहां आ चुके हैं वो आपके सामने। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हैं, और चीन वाले मामले में प्रधानमंत्री ने माना नहीं, और उसके बाद अब भी वो खुलकर को सिर्फ वो वहां गए हैं, लेकिन अब भी ये नहीं कह रहे कि चीन हमारी जमीन में है। अब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आप बताइए, क्योंकि आप वहां नजदीक हैं, लद्दाख एरिया में आपका करगिल आता है, तो इसमें क्या जमीनी सूरत हाल क्या है? क्या चीन के फौजी एलएसी पार करके भारत के अंदर हैं तो कितने हैं, कहाँ हैं? हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है कि वो सिर्फ गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग तक ही नहीं, बल्कि कुछ और नए इलाकों में भी उन्होंने अपनी फौजें आगे बढ़ाई हैं और वो पीछे नहीं हट रहे। आपके पास क्या खबर है? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सलमान साहब ने भी कहा, बहुत ही शर्मिंदगी का एक माहौल है, क्योंकि हमारे हमारा जो देश है, जो मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है। और हमारे मुल्क की जो ताकत का लोहा माजी में हमारे पूरे पड़ोसी ममालिक जो है इस मुल्क की ताकत का जो लोहा है वो मानते थे। लेकिन बदकिस्मती इस वक्त, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा सरेंडर मोदी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी साहब की जो पॉलिसी है उसने राहुल गांधी के इस तंज को तकवीत बख्शी है। आपको बताता जाऊं जनाब, जैसे कि लेह से हमारे जितने भी खुद बीजेपी के लीडर्स बताते हैं कि चाइना ने दरअंदाजी की है, ट्रांसग्रेशन किया है, नोमैड्स का पोस्चर लिया है, देसपांग में आके उन्होंने अपनी चौकियां बनाई है, पेंगोंग त्सो में फिंगर 4 तक वो आए हैं और वहां हेलीपैड उन्होंने बनाया है। गालवान वैली पर उनका दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये गालवान वैली अब हमारी है, और वहां से जाने का अब तक नाम तक नहीं लिया जा रहा है। तो वो सरकार जो 5 अगस्त को पार्लियामेंट में जिस होम मिनिस्टर साहब पसीना ठोक के ये बात करता था कि अक्साई चिन भी हमारा है, आज गलवान वैली का जो दावा है वो पेश करने से कासिर है। चीन का नाम तक लेने से हुकूमत डर रही है। तो ये किस माहौल में हम जी रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और उसका बयान होता है, पीएमओ से आने वाला जो प्रेस रिलीज है वो कुछ और बताता है, पीएमओ के लब लहजा है वो कुछ और ही बयान करता है। आपने देखा होगा कल पीएम साहब ने जो यहाँ दौरा किया लेह का, जैसे कि आपको मालूम है कि वो नुमू में एक जगह में आगे आके उन्होंने खिताब किया, नारे भी लगाए। 17 मिनट पर मुहीद उनका जो खिताब था उसमें कहीं भी चीन का जिक्र हमें नजर नहीं आया। एक बार भी उन्होंने
चीन का नाम नहीं लिया। जिस जिस मुल्क के फौजियों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, उसका नाम तक जो लेना है वो प्राइम मिनिस्टर ने गवारा नहीं किया। और आपको ये भी तो यही नहीं बल्कि सिर्फ, ठीक है फौजियों की बहादुरी और हौसलों की बात तो की, लेकिन कहीं पे भी मतलब सिर्फ दबे लहजे में चीन का इशारा किया, कहीं पे भी खुल के चीन की बात ही नहीं की। और ये पूरी जो सरकार है ये सिर्फ चाइना के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने को ही तरजीह दे रही है, और ये सोच रही है कि शायद जो है चाइना की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने से हमारी जो गलवान वैली है वो हमें मिल जाएगी। तो ये खाम ख्याली है। और दूसरी बात, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि एक्सपेंशन का जो दौर है वो अब खत्म हो चुका है, अब तरक्की की बात होगी, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे ही प्राइम मिनिस्टर साहब की जब 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 ये पुलवामा अटैक हुआ तब कुछ और लबो लहजा था, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन थे। इस वक्त पिछले महीने तक तो बिहार में इलेक्शन की रैलियों को का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब हमारे 20 जवान शहीद हुए, 24 घंटे लगे प्राइम मिनिस्टर को अपने फौजियों को ट्रिब्यूट पेश करने में, कंडोलेंस पेश करने में। इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है? ये चीजें हैं कि चाइना तो यकीनी बात है कि वो हमारी टेरिटरी में है, कब्जा किया हुआ है, तभी तो मीटिंग्स हो रही हैं, वरना मीटिंग्स किस बात की हो रही हैं? या तो ये हम उनकी जमीन में है या वो हमारी जमीन में है, दो में से एक चीज तो सच्चाई है ना। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के हमारे जो विलेजर्स हैं वहां के लह के जो ये बोल रहे हैं कि चाइना हमारी जमीन में घुस आया है और हमारी पोस्टल लैंड को हमसे छीन रहा है, तो ये बात साबित होती है कि चाइना हमारी जमीन को, हमारा दुर्बुक शियोक और दौलत बेग ओल्डी का रोड है उस पर चाइना बिल्कुल इस तरह खड़ा है। और हम अगर आज कोई सफर भी हमारे फौजी करेंगे कल को उस रोड से, तो वो तो चीन की मरहून मिन्नत से करेंगे, उनके रहमो करम पर करेंगे। तो ये बात लाजमी है कि जो भारत दावा करता है कि अक्सर चीन भी हमारा है, आज क्या वजह है कि हम गलवान वैली को अपना बताने से डर रहे हैं? जी सज्जाद साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के बयान अलग हैं। मैं उससे आगे की बात भी बताता हूँ। पीटीआई जो हमारी तकरीबन ऑफिशियल न्यूज एजेंसी समझी जाती है, उन्होंने दिल्ली में चीन के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया। जाहिर है इंटरव्यू किया तो चीन ने जो कुछ कहना था वही बात कही। उसके बाद बीजिंग में पीटीआई के रिपोर्टर ने भारत के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया और उन्होंने ये कहा कि हमें उम्मीद है कि वो वापस जाएंगे। इस बात पर प्रसार भारती के जरिए ये कहा गया कि पीटीआई एंटी नेशनल है। तो ये यानी हमारे एम्बेसडर भी झूठ बोल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी झूठ बोल रहे हैं। ये बहरहाल एक बड़ी दिलचस्प बहस है। अब मैं सलमान निजामी साहब से मालूम करूंगा कि जब ऐसी सूरत है कि पूरा देश उसको एक तरह से एम्बेरसमेंट से गुजरना पड़ रहा है, मुसलसल खबरें आ रही हैं कि चीन वहां से वापस नहीं जा रहा है। आप एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं, आपका दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के क्या कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है कि इसके बारे में देश के लोगों को और कुछ एजुकेट किया जाए, बताया जा सके, या चूंकि विदेश का मामला है, चूंकि दुश्मन मुल्क का मामला है, इस पर अपोजिशन खामोश रहेगी या वाकई सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या हो सकता है, क्या करेगी आपकी पार्टी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद कहा कि चाइना का नाम लेने से कतराते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपने देखा कि 2 महीने में चाइना ने जो भी कार्रवाई की एलएसी पे, लेकिन भाजपा की सरकार ने जो है इल्जाम चाइना पे नहीं लगाया, इल्जाम जो है राहुल गांधी पे लगाया, कांग्रेस पे लगाया, विपक्ष पे। और इनके लिए जो भी इनको सवाल करे उनके लिए वो लोग एंटी नेशनल हैं, वो चाइनीज एजेंट बन जाते हैं। जो पाकिस्तान पे पुलवामा पे सवाल उठाए, जो ये कहे कि मिलिटेंसी कश्मीर में क्यों बढ़ रही है, 370 हटने के बाद हालात क्यों बिगड़े, और किस तरीके से आपने सोपोर में देखा, किस तरीके से अनंतनाग में देखा, आज चाइना आपके अंदर घुसा हुआ है। और दूसरी बात ये मैं आपको बोल दूं, आपके चैनल को काफी लोग देखते हैं कि चाइना ने बार बार जब 370 हट गया, इस पे ये डिबेट करने से कतराते हैं। जैसे ही 370 हट गया, चाइना ने परसों भी स्टेटमेंट दिया,
उससे पहले भी स्टेटमेंट दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। चाइना ने उस वक्त भी आगाह किया था कि आपने जो जम्मू कश्मीर में यूटी दिया और जो लद्दाख में यूटी दिया, हम उसको अपोज करते हैं। लेकिन यहां से कोई भी उसका जवाब नहीं गया। यहां की होम मिनिस्टर ने, यहां की फॉरेन मिनिस्टर ने उसको रिवर्ट नहीं किया। और रेटिलिएट आप कैसे कर रहे हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करें? उससे नुकसान जो है वो हिंदुस्तान का होगा, ना कि चाइना का होगा, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं आती जाती हैं, इसका फायदा नुकसान जो है प्राइवेट बिजनेसमैन को होता है, एक कंट्री को नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जैसे लद्दाख के लोग, अभी यहां करगिली साहब हैं, मैं तो लद्दाख का कोई पंच नहीं, सरपंच नहीं, एमएलए एमपी नहीं हूं। आप उनसे पूछिए क्या वो यूटी जो लद्दाख में दी गई है उनसे सेटिस्फाई हैं? क्या जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा, क्या करगिली साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं? लद्दाख में आज हालात ऐसे हैं कि लद्दाख के लोग जो हैं वो बिल्कुल पीछे चले गए हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार में सब कुछ मिल गया, लेकिन कांग्रेस ने लोगों के हकूक नहीं छीने। जिन लोगों ने हमें सवाल किया कि आप हमारे काम क्यों नहीं कर रहे, हमने उनको चाइना एजेंट नहीं बोला, हमने उनको पाकिस्तानी एजेंट नहीं बोला, हमने उनको टेबल पे बिठाया, बातचीत के द्वारा मसले हल किए। ऐसा नहीं कि अपने लीडरों को हमने नजरबंद कर दिया। आज जो कश्मीर के नेता हैं उसमें कई नेता अभी भी नजरबंद हैं। कश्मीर में हालात जो है बद से बदतर हुए हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे हमारा जो था जम्मू कश्मीर, इसको किस तरीके से एक साजिश के तहत डिवाइड किया, डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश हो रही है। जो डोमिसाइल ला जम्मू कश्मीर में तैनात हुआ है, अब बाहर के बाशिंदे को जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ कंपीट करना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंसी अफेक्टेड रीजन है। चाहे उसमें लद्दाख हो, करगिल का हादसा अभी तक इनके दिलों में से नहीं जा सकता। कितने लोगों की जानें गई, कितने, मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों से ज्यादा कोई नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकता। आज उन लोगों को आपने परेशान किया है, उनसे आपने पूछा नहीं कि उनको यूटी चाहिए या नहीं चाहिए, आर्टिकल 370 उनको चाहिए या नहीं चाहिए। उनके बगैर किसी कंसेंट के आपने एक फैसला ले लिया जो उनके खिलाफ था। जब आप किसी मुल्क के किसी रीजन को पिंजरे में कैद करते हैं, तो बाहर से जो दुश्मनी मुल्क है वो तो कब्जा करेंगे, क्योंकि आपने अपने लोगों के साथ जुल्म किया, आपने अपने लोगों को नजरबंद किया, आपने अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया। आज लद्दाख के लोग, कश्मीर के लोग एलिनेट फील करते हैं हिंदुस्तान से कि हमसे पूछा नहीं गया, हम पे सवाल, हम पे डिसीजन सौंपे गए, लेकिन हमारे को हक है पूछने का। आज करगिली साहब से पूछिए, ये तो इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं लद्दाख के, इन्होंने भी कितने प्रोटेस्ट किए। ये बात बहुत ही, लद्दाखी खुश है क्या? मुझे करगिली साहब का पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत ही अहम है। नंबर एक, वहां के लोगों से कंसेंट नहीं लिया गया। नंबर दो, चीन भी उसको कहता है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, आपने अलग अलग यूटी किया। उधर पाकिस्तान ने मौका दिया ना साहब, वो तो मौका दिया, चीन को भी मौका दिया, पाकिस्तान को भी मौका दिया। उधर बिल्कुल पाकिस्तान से भी आवाजें आई। पाकिस्तान की आवाज को आमतौर पर हिंदुस्तान में दूसरे अंदाज में देखा जाता है, वो एक चीज है। लेकिन मैं यही पूछने वाला था कि सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आप बताइए, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो ये कि जो ये अलग अलग यूटी बनी, वो किस हद तक आप लोगों का उसकी क्या राय है? मेरे पास तो ऐसी भी रिपोर्ट है कि लेह में बीजेपी के लीडर तक भी जो है वो उसके खिलाफ हैं। उस वक्त जिन्होंने सपोर्ट में बयान दिया था वो भी अब उसके खिलाफ हैं। एक तो ये मैं जानना चाहता हूं। दूसरे, लद्दाख के इलाके के लोग, देखिए बुनियादी तौर पर, हालांकि ये बात कहनी जरा अजीब सी है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए वो मुल्क का हिस्सा है, उसमें से कुछ चला जाएगा तो डायरेक्टली उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगा जैसा कि वहां के लोगों की, क्योंकि वहां के लोग उस जमीन को इस्तेमाल करते थे। वहां के एक तरह से हो सकता है इन लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी कहीं एलएसी के आसपास तक हों, वो चली जाएगी तो ये जाहिर है ये बिल्कुल अपने आप को लुटा हुआ महसूस करेंगे। आप क्या कहते हैं? दो चीजें आप बताइए कि यूटी का बनना, 370 का हटना, और अब वहां के लोगों की क्या सूरत हाल है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? जी काजमी साहब, देखिए यहाँ जिस तरह सलमान भाई ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं,
हम लोग सोचते हैं कि हम फ्रंट लाइन वेरियर्स हैं इस मुल्क के, जो 24/7 इस मुल्क की हिफाजत में यहाँ मामूर रहते हैं। फौज, यहाँ कोई फौज आती है तो वो 2 साल के टेन्योर पे आती है। फौज का जवान 2 साल नौकरी यहाँ करता है और उसके बाद चला जाता है, दूसरी जगह जाता है, और फिर वो नॉर्थ हिंदुस्तान, साउथ इंडिया, मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सरहदों में आबाद लोग हैं, ये इस मुल्क की पिछले 70 साल से हमारे आबा व अजदाद इस मुल्क की हिफाजत में हमेशा लगे हुए हैं। हमने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, लेकिन हम खुद अपने आप में एक फौजी हैं इस मुल्क के। लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त को जमहूरियत का खुलेआम मर्डर किया इस सरकार ने, हमारे ऊपर जबरदस्ती, न चाहते हुए, हमारे बार बार ताकीद के बावजूद कि हम 370 नहीं खोना चाहते हैं, हम यूनियन टेरिटरी नहीं चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर को मजहब की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, लिसानियात की बुनियाद पे तकसीम होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जबरदस्ती हमारे ऊपर यूनियन टेरिटरी का ये तो हमारे गले में डाला गया, हमें बंदी की तरह। आज हम बंदी हैं, आज हमारी कोई पीपुल्स वॉइस नहीं है, हमारे साथ हमारी कोई आवाज नहीं है, हमारी आवाज दब चुकी है। हम कुछ ब्यूरोक्रेट्स के रहम करम पे हैं यहाँ पे, वो मर्जी आती है तो वो बात सुनते हैं, वरना हमारी बात तक नहीं सुनते। तो एक ऐसी पोजीशन में हमें लाया गया है। एक जमाना ऐसा था जब हम, तो गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है, हम उसको अपनी तरफ लाने के हक में है। मोदी साहब के लाल किले के बयान से भी पहले 10-20 साल से हम इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब उस इलाके में हमारे लोग पाकिस्तान हुकूमत के सामने अपने हुकूक की बात करते थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करते थे, वो हमारा एग्जाम्पल देते थे। वो कहते थे देखो हिंदुस्तान ने कारगिल के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, हिल काउंसिल हमारे पास है, 2 एमएलए की सीट थी लेह में, 2 कारगिल में, 4 एमएलए हमारे हुआ करते थे जम्मू कश्मीर असेंबली में। हमारे पास वो राइट था कि हम चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का जो है वो इलेक्ट करके हम किसी भी शख्स को हम चीफ मिनिस्टर बनाते, और कई बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत गिरी सिर्फ हमारे एमएलए के वोट्स की वजह से। लेकिन आज वो सारे इख्तियारात, वो सारे हुकूक हमसे छीन लिए गए, हमें अपाहिज बना दिया गया है। लेकिन फिर भी चूंकि हम ये समझते हैं, हमारा ये मानना है कि सरकारें आती और जाती हैं, भले ही इस सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन इस बुनियाद पर हम मुल्क के मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं है, आज भी नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि सरकार के इस जो कदम सरकार ने लिया इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, आज भी हम नहीं चाहते हैं। और जिस तरह सलमान भाई ने कहा, लद्दाख में, लेह में हमारे बीजेपी के लीडरों ने काफी नाचा गाया, और जो मेन स्ट्रीम प्रो बीजेपी मीडिया है उसके लिए बहुत बड़ा मवाद दे दिया। जब पूरा जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया था, इधर करगिल में भी कर्फ्यू लगाया गया, और उस वक्त लेह में कुछ लोगों ने खूब जश्न मनाया, बीजेपी वालों ने, और एक सेफ जोन में उन्होंने बड़ा जश्न मना के उधर वो मीडिया को अच्छी खासी कवरेज मिली। लेकिन वही लोग, 1 साल भी अभी नहीं गुजरा है, वो लोग जाके एलजी ऑफिस के सामने धरने दे रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के पहले सदर जो बने थे, जो जम्मू कश्मीर कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, सिरिंग दोरजे लगरुक साहब, उन्होंने रिजाइन किया है। और बीजेपी के लीडर्स भी आज रियलाइज कर रहे हैं, अगर वो कुछ बात करते भी हैं तो लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, इसलिए कि लोगों को ये मालूम हो रहा है कि उनके हुकूक छिन रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक गरीब, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, दूर दराज पसमानदा जगह में, पसमानदा इलाके में है। हमें जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट, शेड्यूल ट्राइब हमें मिला हुआ था, स्टेट सब्जेक्ट हमारे पास था, हमारी जमीनें महफूज थी, हमारे लिए जो तालीमी इदारों में सीट मुख्तस थी, हमारे लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन का फायदा लेते थे। लेकिन आज आप देखेंगे तो यहाँ कारगिल के इस दूर दराज इलाके के बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा है। हमारे जॉब्स पे आप बाहर के लोग भी आके वो दावा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आइंदा आने वाले 5-10 साल में यहाँ तो कोई भी जॉब जो है लोकल जो है इस काबिल रहेगा ही नहीं कि वो जॉब हासिल कर सके। तो हमें बुरी तरीके से इस सरकार ने अपाहिज बनाया है, और यही वजह, ये बहुत ही अहम बात। जी जी साहब, ये देखिए, जितनी भी लीगलिटीज जम्मू कश्मीर की थी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान का केस बहुत मजबूत होता था। जब भी पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर केस को लेकर शोर करता,
तो बैनुल अक़वामी जो दुनिया थी, जो आलमी दुनिया थी, वो कश्मीर के लोगों की तरफ देखती और जो खुसूसी रियायत कश्मीर को मिली हुई हैं उसको बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान का सपोर्ट करती। लेकिन आज वो तमाम लीगलिटीज हमसे छीन ली गई हैं। अब जो कश्मीरी लीडर्स, जैसे करगिल जंग हुई, फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, हर हफ्ता दौरा करते थे, हर हफ्ता यहाँ लोगों से बात करते थे, आते थे, मिलते थे। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नर माजी में रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर से यहाँ आते और ले करगिल वगैरह हर जगह जाके लोगों से वो राबता कायम करते। लेकिन आज गलवान वैली में इतना बड़ा एपिसोड हुआ है पिछले कई महीनों से, खुदा ना खास्ता कभी भी कोई भी ट्रिगर हो सकता है, कोई भी मामला खराब हुआ तो ये जंग की सूरत हाल में तब्दील हो सकता है। लेकिन आज तक ना यहाँ हमारे यूनियन टेरिटरी के एलजी ने कोई मीटिंग बुलाई है लोकल्स के साथ, ना कोई लोगों को हिदायत जारी की है, ना कोई प्रिपेयर्डनेस है। तो ये पूरा का पूरा जो है फेलियर है। हमारे एलजी साहब ईद की मुबारकबाद, दिवाली की मुबारकबाद, लोसर की मुबारकबाद तक महदूद है, और योगा डे मुबारक, कांग्रेचुलेट योगा डे किस तरह करना है, उन्हीं चीजों में मस्त है। तो जिम्मेदारी के साथ काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन तो है नहीं ना। मतलब ये थोपा गया एक यूनियन टेरिटरी हमारे ऊपर, जैसे कि मैंने बोला तोख है। हमारे कश्मीर में भी दो लोगों को रोल मॉडल बनाया, टेररिस्टों का रोल मॉडल जब बुरहान वानी बना मिलिटेंटों का, तो कश्मीरी यूथ को कहा गया हमारे सरकार की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से, आपका रोल मॉडल शाह फैसल है। और शाह फैसल आईएएस टॉपर था, उसको हीरो बनाया, पोस्टर बॉय बना के पेश किया। लेकिन 5 अगस्त के बाद बुरहान वानी को जिस तरह, बुरहान वानी को तो खैर कत्ल किया, लेकिन शाह फैसल के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया, इसी बीजेपी को कश्मीर में लाया, उनके साथ सरकारें बनाई। लेकिन आज उन्हीं के पीठ पर पूरे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के आवाम के पीठ पर जो है वो वार किया, खंजर गों पर बिट्रेल किया हमारे साथ। कोई सी सरकार ने किया, कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। ये वाकई बहुत ही तकलीफदेह चीजें हैं जो जिन चीजों का आपने बताया कि आपके इख्तियारात खत्म हो गए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप हिस्सेदार नहीं रहे और कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। अब मैं एक चीज और, जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ये आया था कि जिस तरह से यूटी डिवाइड किया, एक तरह से मजहब की बुनियाद पर करने की कोशिश की, तो वो जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे जिनको हम आज तक बुरा कहते हैं, वो भी मजहब की बुनियाद पर अलग हुए थे। तो खैर, इस बहस में और आगे ना जाकर के मैं सलमान निजामी साहब से आखिर में पूछना चाहूंगा कि आप देश की जनता को क्या इस वक्त मशवरा देना चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर के यूथ लीडर हैं, काफी प्रॉमिसिंग है, आपको आगे बढ़ना है और मुख्तसर, बिल्कुल हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आप ये बताइए कि देश के लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जब से मैं जम्मू कश्मीर से हूं और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने भी वायलेंस देखा, मैंने भी तशद्दुद देखा, मैंने भी मिलिटेंसी देखी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 सालों में हालात बिगड़े हैं, जिस तरीके से इनसिक्योरिटी है, जिस तरीके से मिलिटेंसी बढ़ी है और जिस तरीके से हमारे हकूक हमसे छीने गए हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग हों चाहे लद्दाख के लोग हों, वो अपने आप को एलिनिएट फील करते हैं। हिंदुस्तान का जो रवैया, हिंदुस्तान की सरकार का रवैया जो रहा जम्मू कश्मीर के, चाहे वो डोमिसाइल लॉ इन्होंने लाया, चाहे आर्टिकल 370 हटा, चाहे यूटी दिया हमें, उससे हमें लगता है कि हमारे साथ क्या ऐसी गलती हुई कि जो नेशनलिस्ट लीडर जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे कश्मीर में देते थे, उनके साथ ऐसे बेरहमी का सलूक किया गया, उनको नजरबंद करके। तो ये सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल ब्लंडर था जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जो ये फैसले लिए गए, और इससे बहुत वक्त लगेगा। अब आप अगर बोलेंगे कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करके आप आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी को कंपीट करने में हमें 100 साल लगेंगे, तब हम उनका मुकाबला करेंगे। यह हकीकत है। और तभी मोदी जी कतराते उनका नाम लेने से। उनको पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी इस वक्त 4% से कम है। हम कहां हैं इस वक्त? एक कोरोना का ये जो है वबा फैली हुई है, किलिंग्स हो रही है, लॉकडाउन की वजह से लोग जिस वक्त जो है परेशान है। जो आज कश्मीर की हालत देखिए, ना रोजगार है, ना जॉब्स हैं, ना टूरिज्म है, खत्म हो गया सब। लॉकडाउन 10 महीने से है वहां। वहां क्या फ्यूचर है? खत्म किया इन्होंने फ्यूचर। मेरा आखिरी सजेशन यह है कि खुदारा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाए, हमें स्टेटहुड दिया जाए, और चाइना का अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं और सीधा बोल दीजिए कि आपने हार मान ली है
और ये डोंग जो पीट रहे हैं आप, ये ड्रामा जो कर रहे हैं, फोटो सेशन जो कर रहे हैं, ये सब खत्म करिए। आप बोलिए कि गलवान और पेंगोंग को आपने दे दिया है, चैप्टर क्लोज। सज्जाद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आप चूंकि उसी इलाके से हैं, बिल्कुल फेस टू फेस सिचुएशन को आपको देखना है और उसके नुकसानात भी आप ही के इलाके को डायरेक्ट जो होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मुख्तसर 1 मिनट में क्या बताएं? देखिए सर, जंग किसी मसले का हल नहीं है, हम नहीं जंग चाहते, लेकिन कोई भी मुल्क हमारे ऊपर जंग थोपता है तो हम अपने फौज के साथ आज भी खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया है, हमारे हुकूक हमसे छीन लिए इस हुकूमत ने। उसके बावजूद भी इस देश के खातिर, इस मुल्क के खातिर हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन आप अपने आप को बुज़दिल न बनाएं और आप जुर्रत का मुजाहिरा करें और कहें कि चीन ने हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है और चीन को कहें कि वो वापस जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर मजीद जुल्म न करें और हमें 5 अगस्त से पहले की पोजीशन को हमारे लिए रिस्टोर किया जाए। और अगर मान लीजिए अभी हमारे लेह में बहुत सारे लोग यूटी भी चाहते हैं, अगर वहां देखा जाए, अगर मेजोरिटी वहां यूटी चाहते हैं तो ठीक है, आप लेह को यूनियन टेरिटरी दें। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर और कारगिल का इलाका है, जिन्होंने यूनियन टेरिटरी को बुरी तरह से बिल्कुल नकारा है और 370 को रिजेक्ट किया है, हमें 5 अगस्त से पहले की पोजीशन मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से अभी कश्मीर को म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील किया गया है और कारगिल को तहसील में तब्दील करने की जो साजिश हो रही है और यहाँ जो डेमोग्राफिकल चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उनको इसराइली तर्ज पे, तो इन चीजों को हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत से मैं कहना चाहता हूं कि अवाम को दुश्मन ना बनाओ, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता है। और अगर इस मुआशरे में लोगों का इस जमहूरियत पर से एतमाद खड़ा उठ गया और हुकूमत पर से, इसलिए बेहतर इस बात की है कि लोगों को देखिए, लोग बहुत रिगार्ड करते हैं मुल्क की सरहदों का, हमेशा वफादारी का सबूत पेश किया। एक मिलिटेंट आज तक कारगिल में पकड़ा नहीं गया। तो इन चीजों को एहतराम करते हुए, लोगों की भावनाओं को समझे, उनके सेंटिमेंट को समझते हुए हमारे लिए हमारे हुकूक वापस रिस्टोर किए जाएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जनाब सलमान निजामी साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे दर्शकों को बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने दी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि हर इशू को बारीकी से समझने का मौका मिले और आप बिल्कुल नजदीक जाकर के समझें कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है और बताया क्या जा रहा है। जो कुछ बताया जाता है और ग्राउंड जीरो पर कितना फर्क होता है, ये भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।